नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। शाम को 6 बजे हम पालघर में संतों की निर्मम और क्रूर तरीके से हुई हत्या का एक एक खुलासा करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कोने में रख दिया, ताक में रख दिया, उन तमाम गाइडलाइंस को नहीं माना जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। पालघर में खाकी वर्दी पर भरोसे ने 2 संतों और उनके ड्राइवर की जान ले ली। संतों को बचाने गई पुलिस संतों के हाथ झटकती नजर आई। पुलिस ने अपनी ड्यूटी तो नहीं ही निभाई, उल्टे खुद का दामन बचाने के लिए अफवाहों से लेकर न जाने क्या क्या थ्योरी गढ़ डाली। लेकिन लगातार झूठ बोलती आ रही पालघर पुलिस यहां मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को तोड़ती नजर आई। मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन 16 अप्रैल की खूनी रात को पालघर में क्या हुआ? पुलिस के सामने ही 2 संतों और उनके ड्राइवर को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। अगर आप पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने संतों की जान की हिफाजत की, जवाब है नहीं। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जिसमें हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज या हवाई फायरिंग का सहारा लिया जा सकता है। देखिए पालघर पुलिस के कितने गुनाह। जान लेने पर उतारू सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने बेबस साधुओं को उम्मीद कि पालघर की एक खाकी वर्दी वाले उनकी हिफाजत कर लेंगे। इसी उम्मीद में संत पुलिस वालों का हाथ पकड़ रहे थे, उनसे मिन्नतें कर रहे थे कि भीड़ उन्हें बचा ले। लेकिन पुलिस वाले पनाह मांगते संत के हाथ झटक कर भागते दिखे। दोनों बेबस संतों और उनके ड्राइवर को इस कातिल भीड़ के हवाले कर दिया गया। पुलिस की लापरवाही मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, जो ये कहती है कि हिंसक भीड़ से किसी पीड़ित की जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। ऐसे में पीड़ित पक्ष के वकील पालघर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। 2.5 से 3 घंटे तक उन लोगों को इस तरह की मार या इस तरह की घटना उनके साथ नहीं हुई थी। 2.5-3 घंटे तक भीड़ को रोका गया। भीड़ वहां इकट्ठा थी, लेकिन उसने इस तरह का हमला नहीं, जानलेवा हमला नहीं किया। पर जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस के सामने सारी घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये विषय ये है कि पुलिस के आने के बाद वो को इस तरह का एग्रेशन कौन दिया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत भी बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। लेकिन पालघर पुलिस मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जरा भी परवाह करती नजर नहीं आई। गाइडलाइन के मुताबिक अगर हिंसा फैलने की आशंका हो और किसी शख्स की जान खतरे में हो तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 129 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन पालघर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीडियो में पालघर पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश करती नजर नहीं आई। सीआरपीसी की धारा 130 के तहत पुलिस लोक सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल प्रयोग कर सकती है। बस पुलिस को इस बात का ध्यान रखना है कि वो भीड़ पर उतना ही बल का प्रयोग करे जिससे उन्हें हटाया जा सके और गिरफ्तार किया जा सके। सीआरपीसी की धारा 131 के मुताबिक अगर सशस्त्र बल प्रयोग के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पाता है तो अपने सीनियर अधिकारी से इजाजत लेकर पुलिस सशस्त्र बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन पालघर मॉब लिंचिंग के दौरान पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाले अगर चाहते तो हवाई फायरिंग करके भीड़ को डरा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया। वर्दी तब अपना सबसे कायर चेहरा दिखाने पर आमादा थी। जो टीम पीछे पहुंची थी, मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो हो सकता है कि उनको ना पता चल रहा हो कि वहाँ पे क्या चल रहा था। जो दूसरी टीम और पहली टीम के बीच में लगभग 300 से 400 का मॉब था, वो सारे मॉब ने हमारे लोग को घेर के रखा हुआ था। तो हो सकता हो उनका जजमेंट क्लाउड हो गया हो, इस वजह से वो फायर ना कर पाए। पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में ले लिया था, फिर भी उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। बचाने का प्रयास कर सकते थे, सीआरपीसी की धारा कहती है कि बचा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस कहते हैं कि बचा सकते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो इससे दर्शाता है कि पुलिस का भी इसमें ये पूरी घटना के अंजाम होने में कहीं ना कहीं हाथ है। पुलिस की जिस कायरता को पूरी दुनिया देख चुकी है, न्यूज नेशन की पड़ताल में जिसका एक एक पहलू सामने आ चुका है, उस पर पुलिस ने पर्देदारी की कोशिश भी की। पूरी बेशर्मी के साथ अपने महकमे के इन कायरों की करतूत पर लीपापोती की कोशिश की जाने लगी। खुद पालघर के पुलिस कप्तान इस कलंक कथा को मिटाने की कोशिश में जी जान से जुटे नजर आए। खाकी के इन खलनायकों के बचाव में पालघर के एसपी गौरव सिंह ने न्यूज नेशन से बातचीत में पहले कहा कि पुलिस के पास हवाई फायरिंग का कोई कानूनी प्रावधान नहीं, और फिर अपनी ही बात से पलट भी गए। प्रशासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई एसओएस अधिकार होते हैं। क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? सुनिए, पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायरिंग, ठीक है। क्या फायरिंग का अधिकार नहीं था कि हवाई फायरिंग करके कम से कम उनको डराया तो जा सकता था? देखिए, इस बात में मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि फायरिंग का अधिकार बिल्कुल था।
आखिर पुलिस क्यों इतनी बेबस थी कि साधुओं की हत्या कर दी गई और उनकी बंदूकों से एक गोली तक नहीं चली। पुलिस वालों के बचाव में कहा गया कि मौका वारदात पर उनकी संख्या बेहद कम थी, लेकिन इसमें भी पुलिस का एक बड़ा झूठ छिपा है, जिसका खुलासा न्यूज नेशन की पड़ताल में हुआ। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर को घटना के चश्मदीदों ने बताया कि वहां पुलिस वालों की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ नियत की। जिस वक्त संतों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, उस वक्त वहां कम से कम 15 पुलिसकर्मी मौजूद थे। कितनी पुलिस आई थी वहाँ पे? पुलिस जास्त नाही होतं, पुलिस 14 का 15 पुलिस 14-15 पुलिस वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पुलिस आने के बाद पुलिस ने क्या उस भीड़ को कंट्रोल करने का कोशिश किया था? नाही केली होती त्यांनी, पण त्याच्यावर पण हमला केला असं। पुलिस महकमा अपना गुनाह छिपाने के लिए संतों की हत्या के लिए अफवाहों को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है और अब इस हत्याकांड की जांच सीआईडी कर रही है, जबकि सीआईडी भी पुलिस महकमे के अंतर्गत आती है। ऐसे में सीआईडी की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जब इस हत्याकांड में खाकी का रोल ही खलनायक जैसा नजर आ रहा हो। इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग हो रही है। हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि या तो आप ये एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दीजिए या फिर ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से जवाब मांगा है और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला है। अब सवाल यह है कि क्या लोगों के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर नहीं है? क्या पालघर हत्याकांड की जांच सीबीआई या एसआईटी को नहीं सौंपी जानी चाहिए, जिससे उद्धव सरकार बचती आ रही है? जाहिर है इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार से लेकर पालघर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर इस हत्याकांड का सच कौन छिपाना चाहता है? क्या पालघर पुलिस ने सियासी दबाव में कातिल भीड़ पर कार्रवाई नहीं की? पालघर पुलिस ने मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया? क्या खाकी के इस गुनाह के लिए पुलिस वालों के निलंबन और ट्रांसफर की सजा ही काफी है? क्या संतों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस को कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? पालघर से संजय सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन पहले दिन से इस बात को कह रहा है और आपके सामने रख रहा है कि संतों की हत्या महज मॉब लिंचिंग नहीं है। इसके पीछे वहां के बैकग्राउंड को समझना होगा, वहां पे जो क्रिश्चियन मिशनरियां काम कर रही हैं उनको समझना होगा, वहां पर जो लेफ्ट का आतंक है उसको समझना होगा, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशंस और हालात के बारे में समझना होगा। क्यों वहां पर 7 दशक से लगातार आदिवासी समाज के लोगों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसको समझना होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शशांक शेखर जुड़े हुए हैं, जो कि पिटिशनर है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। मेरे खास मित्र सनी धीमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, जो कि सपोर्टर है शिवसेना के। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, जो कि एक दलित चिंतक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ विवेक विराट जी हैं, जो कि एक धर्माचार्य हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरे साथ वेद भूषण साहब हैं, जो कि रिटायर्ड एसीपी और बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हैं। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। आपकी पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने तो सुप्रीम कोर्ट के हर डायरेक्टिव का उल्टा काम किया है। क्या हो गया हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के माननीय सुपुत्र उद्धव ठाकरे को? क्यों लेफ्ट पार्टियों से दब रहे हैं? क्यों एनसीपी से दब रहे हैं? क्यों कांग्रेस से दब रहे हैं? क्यों संतों की हत्या की जांच सीबीआई को नहीं दे देते? तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि उद्धव साहब किसी से दब रहे हैं? मैं बता दूं आपको, से दब रहे हैं या मैं बता दूं आपको क्यों लगता है, मैं बता दूं क्यों लगता है, बता दूं। 4 दिन तक इस घटना को दबाकर रखा गया। 19 तारीख की रात पहले 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। चोर, फिर बोला आपने चोर, वो चोर थे। आप तो बोल रहे थे संत चोर हैं, आप बोल रहे थे संत चोर हैं। चोर किसने बोला? हाँ, आप भी तो बोल रहे हैं पहले दिन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां तो बोला ना, उद्धव ठाकरे ने बोला था चोरी की अफवाह थी इसलिए चोर समझकर संत को मार डाला गया। ये उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं बोला? चोर समझकर संत को मार डाला गया, ये उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं बोला? चोरी की अफवाह के चलते, अफवाह के तहत देखिए बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर उन्होंने, जब इस मामले में बकायदा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उद्धव साहब को फोन किया था और उद्धव साहब ने खुद प्राइमरी स्टेज पर ही आकर के अपना बयान दिया था। उन्होंने क्लियर तौर पे कहा था कि अगर ये कोई अफवाह का शिकार है तो भी, और अगर ये साजिश है तो भी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। साजिश की तो बात ही नहीं करी। मुख्यमंत्री ने तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही बदल दी। बस रफा दफा करो, चोर थे, अफवाह उड़ी थी, बच्चा चोरी की, संतों को चोर समझ के मार डाला पुलिस ने, भीड़ ने। और पुलिस ने हवाले कर दिया, पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया। किसके खिलाफ केस है? इसमें कोई तो 300 लोग क्यों गायब हैं? 16 तारीख को यह घटना हुई, 300 लोग क्यों गायब है? क्या महाराष्ट्र के पालघर में जंगल राज है? एसपी कह रहे हैं, कल एसपी कह रहे हैं कि हम कई जगहों तक नहीं पहुंच सकते। जंगल राज है क्या वहां पर?
इसमें कोई तो राय नहीं है कि पुलिस को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था वो पुलिस ने एक्ट वैसे नहीं किया। तो क्यों और नहीं पुलिस की एसपी को लापरवाही आपने की वजह सस्पेंड से किया? आपने क्यों एसपी को सस्पेंड नहीं किया? क्योंकि वो सब भी सबसे किया पहले जाएगा। नोडल ऑफिसर एसपी होता है। अभी इस मामले में सबसे अहम और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जितने लोग, जो भी लोग इस प्रकरण में शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार करना, 300 लोग, 300 लोग। क्योंकि देखिए कितना बड़ा कानून का राज है महाराष्ट्र के अंदर। 300 लोग, 2 संतों और एक ड्राइवर की हत्या करके फरार हैं 16 तारीख से। आज 5 मई है, आज 5 मई है, 15 और 4 19 दिन, 300 लोग फरार हैं। अभी भी ड्रोन के द्वारा उन लोगों को जंगलों में ढूंढा जा रहा है जिन लोगों ने साधु महाराज को मारा था। और इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे कहीं से भी संबंध रखता हो। और कोई साजिश थी, ईसाई मशीनरी थी, या कोई दूसरा मामला था, धर्म से रिलेटेड था, किसी को इस बात का अधिकार हमारे देश के अंदर नहीं है कि किसी तरह से किसी को भी ऐसे तरह से मार देगा। तो आपने उनकी जान क्यों नहीं बचाई? आप खुद उस अपराध के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकार का अधिकार है कि वो अपने यहाँ रहने वालों की जान और माल की रक्षा करे। बिल्कुल किस बात के मुख्यमंत्री हैं फिर आपकी पार्टी के नेता? बिल्कुल, देखिए पुलिस कई बार नेग्लिजेंसी कर देती है। अगर पुलिस नेग्लिजेंसी कर देती है, कोई नेग्लिजेंसी कर देता है, तो आप और वही पुलिस जांच करेगी, वही पुलिस जांच करेगी, वही पुलिस जांच करेगी। आप जो है होम मिनिस्टर को भी कटघरे में खड़े कर देंगे, आप पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। सर, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। देश की डेमोक्रेसी ये है, यहाँ 2 संतों की पीट कर। इस विषय में अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो 40 जवान हमारे मरे, तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार अपने आप को डिसॉल्व कर लेती? कैसी बातें करते हैं आप दीपक जी? वो समय चला गया जब सरकारें वैसे हुआ करती थी, अब सरकारें बदल चुकी हैं। अब सरकारें बनना इतना आसान काम नहीं होता कि किसी इस तरह के मामलों में। संजय जी, मतलब शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की, महाराज शिवाजी की सेना अब सोनिया सेना में बदल चुकी है। देखिए ऐसा है कि शिवसेना ने नंबर के आधार पर राजनीतिक गठबंधन शुरू किया, गठबंधन क्या बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। शशांक शेखर को लाऊंगा। शशांक शेखर, कहां बताइए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है? क्या महाराष्ट्र सरकार के एडीजी लेवल के अधिकारी अपने ही पुलिस अधिकारी की जांच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक? बताइए। देखिए, ये कोई भी जो घटना होती है इस तरह की वो जघन्य होती है, लेकिन ये मामला बाकियों से भिन्न इसलिए है क्योंकि पुलिस पे आरोप लग रहा है कि पुलिस भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वीडियो देख के लग रहा है कि पुलिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो जजमेंट निकाला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये मान लिया जाएगा कि नेग्लिजेंस पुलिस की तरफ से है। अभी आज के डेट में अगर पुलिस ने किया हुआ है ये एक्ट, और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी पुलिस को, हेड को जो चिट्ठी लिखी, उसमें भी यही कहा कि हमें डाउट है कि आपके तरफ से ही नेग्लिजेंस है। अभी इस केस में अगर पुलिस ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गलत निकलेगा सारी चीज। अभी गलत निकलने के कारण भी ऑब्वियस है, जो कोई भी लीगल सिस्टम होता है किसी भी देश का, तो वो कुछ फंडामेंटल सिस्टम पे चलता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, आप अपने आप के जज नहीं बन सकते। इस केस में जिसमें पुलिस खुद आरोपी है, अभी अगर पुलिस सीआईडी को जांच करवाती है, सीआईडी के हेड कौन है? एडीजी लेवल रैंक, वो भी पुलिस के अंदर आते हैं, वो पुलिस वहां की सरकार के अंदर आती है। तो पुलिस सिर्फ इसलिए गड़बड़ नहीं करेगी क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस इसलिए भी गड़बड़ कर सकती है क्योंकि डिपार्टमेंटल बायस हो जाएगा, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का कोई इन्वॉल्व है। मतलब पुलिस के अधिकारी सब कुछ हो गए, क्या राजनेता कोई मायने रखते हैं? नेशनल जस्टिस क्या होम मिनिस्टर साहब कोई मायने रखते हैं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब कोई मायने रखते हैं? क्या सिर्फ पुलिस के अधिकारी सब कुछ हो गए? क्या वो अगर बाय चांस चीफ मिनिस्टर साहब ने तो डायरेक्शन दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन कहां जाएगी। उन्होंने बोला चोरी की अफवाह के चलते संतों की हत्या कर दी गई, उन्होंने बोल दिया और पुलिस यही फाइल बना रही है, पुलिस यही केस बना रही है। क्या संजय गुप्ता जी, कैसा भगवा पट्टा डाल रखा है आपने? कैसे भगवा पट्टा डाल रखा है? शर्म भी नहीं आती आपको? शर्म भी नहीं आती आपको भगवा पट्टा डालने में? इसी कपड़े को पहनने के कारण संतों की निर्मम और क्रूर हत्या हुई है, इसी कपड़े को पहनने के कारण। चोरी की अफवाह की वजह से उन्होंने एफआईआर के अंदर सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज है। शशांक, और क्या मुकदमा दर्ज करेंगे? चोरी का मुकदमा दर्ज करेंगे। 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है पुलिस के हाथों। शशांक शेखर झा, संजय गुप्ता जी प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी स्टेज में ये सब क्लियर नहीं हुआ है। प्राइमरी स्टेज में सिर्फ 2 चीज क्लियर है। पहला, मॉब लिंचिंग हुई है,
दूसरा, पुलिस ने अपना काम नहीं किया है। अभी अगर वहां की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, वहां की पुलिस इन्वॉल्व है कि नहीं, वहां के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है कि नहीं, वो तभी क्लियर होगा जब निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच अगर पुलिस ही अपनी जांच करेगी तो कहां से सच्चाई बाहर निकलेगा? साधुओं को या जो उनके साथ ड्राइवर भी था उसको कैसे जस्टिस मिलेगा अगर जांच ही सही से नहीं हो पाए? ये बिल्कुल गलत है कि अगर खुद का ही जांच खुद करना चाहते हैं। वो अपना कोई काम ही नहीं करते, सिर्फ पुलिस ही सब कुछ संजय गुप्ता जी कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? थोड़ा लॉजिक की बात कर लीजिए। पर माफ कीजिएगा, आज इस भगवा पट्टे को पहनने का आपको कोई हक नहीं है। विवेक विराट बुद्धल को लाऊंगा, भगवा कपड़ों के कारण मारा गया संतों को। मेरी थ्योरी को कोई झुटला दे, बताइए विवेक विराट जी, क्या क्या सच है इसके पीछे? क्या इनको ये भगवा कपड़ा पहनने का हक है? दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी, अब तो ये लगने लगा है कि शायद भगवा कपड़ा बैन ना कर दे महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि भगवा कपड़े को देख के 300-400 लोगों की भीड़ लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस प्रशासन के सामने भगवा वस्त्र पहने हुए 2 संत, जिनमें से एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, उसको पीट पीट के बड़ी क्रूरता से, निर्दयता से मार देती है, काट देती है, और वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन का वो एक बुजुर्ग हाथ पकड़े हुए हैं कि हमें बचा लो, उसके बावजूद भी पुलिस उनको ऐसे छोड़ देती है जैसे कसाई के सामने बकरा छोड़ दिया जाए उसको कटने के लिए। तो पुलिस प्रशासन ने तो वहां 2 संतों को कटने के लिए छोड़ दिया गया। और ये कैसी महाराष्ट्र सरकार है? 16 तारीख की ये घटना है और आज 5 मई हो गई, पूरे 19 दिन हो गए। 120 लोगों की बार बार बोलते हैं कि हमने एफआईआर कराई, बाकी 300 लोगों को ढूंढा जा रहा है। एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, ये 300 व्यक्तियों को ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसे क्या वो अफ्रीका के जंगलों में जाके घुस गए या समुद्र में उन्होंने डुबकी लगा दी, समुद्र में जाके छुप गए, जो महाराष्ट्र सरकार की विफलता को दर्शाता है। ठीक है, सनी धीमान के पास चलूंगा। संतों का अपमान है, ये भारत सनातन संस्कृति का अपमान है, सनातन संस्कृति की हत्या है, सनातन धर्म की हत्या है। कौन सी ये महाराष्ट्र सरकार है? कैसी महाराष्ट्र सरकार है? ठीक है, सनी धीमान के मारने पे उनका खून नहीं खोला, ऐसे लोगों को सबके सामने लेके विराट जी शांत होना पड़ेगा। हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक एक करके। सनी धीमान, आज आप सब लोग कार्ल मार्क्स को ट्रेंड करा रहे थे, मेरे भी उनको नमन, सादा नमन। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान के वामपंथ का इतिहास इतना खूनी क्यों है? बंगाल में वामपंथ के साथ लाल रक्त, केरल में वामपंथ के साथ लाल रक्त, और पालघर में भी वामपंथ के साथ लाल रक्त क्यों जुड़ा हुआ है? और सनातन धर्म से वामपंथियों को इतनी दिक्कत क्या है? देखिए, ये सनातन धर्म और वामपंथ के बीच का कोई भी लड़ाई नहीं है। 12 तारीख में एक अफवाह फैली, वो अफवाह फैलने के बाद में एक पड़ोस के गांव के मुखिया ने पुलिस में कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हमें ये खबर मिली है। ये बात एसपी भी नहीं बता रहे, ये बात एसपी भी नहीं बता रहे ऑन रिकॉर्ड, पर सनी धीमान को पता है। बाद में देखिए, ये बात एसपी भी नहीं बता रहे ऑन रिकॉर्ड। गौरव सिंह जो वहां के एसपी है, दादा थोड़ा गूगल कीजिए मेरे भाई, मेरे यहाँ तो उनका स्टेटमेंट है। वो ये तो गूगल बता रहा है, ये तो आपको फैक्ट एफआईआर की कॉपी दिखाऊं मान लीजिए ना, कंप्लेंट की कॉपी दिखाऊं आपको। आप मेरे कैमरे में जूम कर लेंगे क्या? सोचता है, आप मेरे फोन में जूम कर लेंगे क्या? सोचते हैं कि पूरा का पूरा आप तो अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका के गूगल की तारीफ कर रहे हैं। सनी धीमान, कहाँ गई आपकी विचारधारा? अमेरिका के गूगल से सब तय कर दिया आपने, कहाँ गई आपकी विचारधारा? देखिए, लेफ्ट के बहुत सारे रंग हैं, देखिए वामपंथ के बहुत सारे रंग हैं, और जिस रंग से मैं ताल्लुक रखता हूं वो नेहरू का वामपंथ है, जो समाजवाद की बात करता है। मैं माओवादियों को डिफेंड करने नहीं वाला, उन पर जो करना है करे, लेकिन सच को सच कहने की कुव्वत रखता हूं। पहली बात, जो आप पीत पत्रिका, जो येलो जर्नलिज्म आप कर रहे हैं ना, उसको फिलहाल बंद कीजिए। आपको फैक्ट सुनने हैं तो फैक्ट सुनिए, आपको शोर सुनना है, टीआरपी बनानी है तो आप टीआरपी कीजिए। फैक्ट नंबर 1, आप बड़े सवालों को ढकने के लिए बोलिए 30 सेकंड आपके। दीपक जी, आप मुझे 30 सेकंड बोलने देंगे तो बहुत बेहतर होगा। आप और मैं दोनों देश के लिए बोल रहे हैं, तो देश जरा सुन ले कि असली सवाल क्या है। असली सवाल ये है कि देश का ध्यान भटकाया जा रहा है कि जिस वक्त में डॉक्टरों के पास में किट नहीं है, डॉक्टरों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उस वक्त में 20,000 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट के लिए पैसा कहां से आया? जिस वक्त में गरीब लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उस वक्त में 8,000 करोड़ का प्रधानमंत्री के लिए जहाज कहां से आया?
ठीक है, और 63,000 करोड़ रुपया जो पैसा है माल्या का बाग जो बैठा है दिल्ली में, जो लंदन में बैठा है, उसका माफ कर दिया। इन पर आप डिबेट नहीं करेंगे। इसका पालघर के संतों की हत्या से मतलब क्या? सनी धीमान, इस शो को हम वृहद तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकार की आलोचना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। में जो ये कॉपी है इसका रंग भगवा है, नहीं भगवा रंग की ठेकेदारी किसी की नहीं हो सकती। पहले तो भगवा रंग को बार बार मत बोलिए। और दूसरी बात, रावण भी सीता मैया को भगवा पहन के उठाने आया था, रावण भी भगवा पहन के आया था, लेकिन रावण का सीता मैया को उठाने का वो अपराध अक्षम्य था। रावण एक विद्वान था, रावण एक शिव साधक था, लेकिन इस अपराध की सजा उसको मौत के तौर पे मिली। मैं सीधे चलता हूँ वेद जी के पास। वेद जी मुझे बताइए, सनी जी आपकी बात हो गई, पालघर की बात कर रहे हैं हम, बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे, बाकी मुद्दों पर भी बात करेंगे। वेद भूषण जी, यहाँ पर पुलिस की क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर क्या करना चाहिए, और आप होते तो क्या करते? संतों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता? दीपक जी, हाँ दीपक जी, मेरी बात ध्यान से सुने तमाम पैनल। पुलिस को, पुलिस वाले जब आपस में बात करते हैं तो पुलिस को राजपूत कहा जाता है। दोबारा बताता हूं, पुलिस को राजपूत बोलते हैं, राज का पूत। जो राज चाहेगा वो पूत करेगा। यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो समझ गए होंगे, राज का पूत, राजपूत बोलते हैं पुलिस वाले जब आपस में बात किए कि हम लोग राजपूत हैं। मजबूरी समस्या यह है कि जिन लोगों के हाथ में कमांड आ गई, जिन लोगों के हाथ में ताकत आ गई है, वो लोग सबसे पहले कानून को तोड़ने के नाम पर, आप भी जानते हैं, ये पैनल वाले जानते हैं, मशहूर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे बंद, महाराष्ट्र बंद, हिंदुस्तान बंद, ये वो लोग हैं, गलती से ये लोग शासन में आ गए हैं। आप बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, ये इस देश का इतिहास है। 35 साल मैंने नौकरी की है और मैं 63 साल मेरी एज है। मैंने इस बॉम्बे को, महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से देखा है। ये वो लोग हैं जो हमेशा कानून के खिलाफ रहे। पर मैं फिर भी वो कहता हूं कि जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए करा। पर आज जो सरकार है वो अपना धर्म बदल चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सरकार अपना धर्म बदल चुकी है। पुलिस का फायरिंग पर मैटर चल रहा था, जब पुलिस वाले को शपथ खिलाई जाती है, कसम खिलाई जाती, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे वो सिपाही हो, उसको कसम खिलाई जाती है कि वो अपनी जान की कुर्बानी देकर जान और माल की रक्षा करेगा। वो जो सिपाही, हवलदार जो भी वहां मौजूद थे, किसी का आपने डंडा ऊपर हुआ देखा? कोई ऐसा एक्शन में नहीं दिखाया गया, बल्कि जो वीडियो दिखा रही है वो दिखा रही है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर एक साधु को उस पब्लिक के हवाले कर दिया गया। ये कोई राजधर्म नहीं है, ये ना राजपूत है ना राजधर्म है। इनके खिलाफ सीधा सीधा मुकदमा और जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, बनती है, डिपार्टमेंटल तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अपनी जिम्मेदारियों से चूक गए हैं, भूल गए हैं। क्योंकि इनके ऊपर जो कमांड है, जो इनके पास सरकार है, वो बिल्कुल निकम्मी सरकार बैठी हुई है। कभी उन्होंने कमांड में नहीं रहा दीपक जी, उन्होंने कभी सरकार के अंदर नहीं रहे, केवल सिपाही के विपक्ष में रहे। गलती से उनके हाथ में कमांड आ गई है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ। माफ कीजिएगा सतीश प्रकाश जी, आपसे बात नहीं कर पाया। दूसरे चंक में मैं शुरुआत करूंगा सतीश प्रकाश जी से भी, क्योंकि कई मुद्दे हैं, उनसे भी जुड़े हुए, उनके चिंतन से भी जुड़े हुए। ऐसा क्यों होता है? ब्रेक के बाद।